दोस्तों, ये होने वाला है द रिटर्न ऑफ माउंट हॉसेट का एपिसोड नंबर 15। और जिन लोग ने अब तक सब्सक्राइब नहीं किया है वो प्लीज़ सब्सक्राइब कर दे। तो दोस्तों, जैसे कि पिछले एपिसोड में हमने देखा था, एमसी और बेकचून का फाइट होता है और आगे क्या होगा वो सब हम जानेंगे इस एपिसोड में। एमसी के इस अटैक से बेकचून जमीन पर गिरता है। उसके बाद एमसी सोचता है ये बहुत डेंजरस था क्योंकि इसने स्वॉर्ड क्यूआई यूज़ किया था। फिर एमसी यूआईजोल की तरफ देखता है और सोचता है क्या ये अब बजर्क मोड से बाहर आई। फिर एमसी यूआईजोल के पास जाके देखता है यूआईजोल अभी भी वैसी ही खड़ी रहती है। यूआईजोल बजर्क मोड के कारण फ्रीज हो गई रहती है और एमसी उसे देख के सोचता है सही है, ये अभी तक जागी नहीं। अगर ये जागती तो मेरे पे फिर से अटैक करना शुरू कर देती। उसके बाद बेकचून उठते हुए एमसी को कहता है तुमने यूआईजोल के साथ क्या किया? तुम्हें पता है ना किसी मार्शल आर्टिस्ट के लिए बजर्क मोड में जाना बहुत डेंजरस है। ये सुनकर एमसी सोचता है जो इसने मुझ पे स्वॉर्ड क्यूआई से अटैक किया वो डेंजरस नहीं था क्या? फिर बेकचून एमसी को कहता है मैंने ये नहीं सोचा कि तुम इतने बड़े कमीने होगे जो तुम अपने सीनियर पे उस टाइम अटैक करोगे जब वो बजर्क मोड की वजह से फ्रीज हो गई रहेगी। ये सुनकर एमसी सोचता है मैं इस पे अटैक थोड़ी ना कर रहा था, मैं तो इसकी हेल्प कर रहा था बजर्क मोड से बाहर निकलने के लिए। फिर वो बेकचून को कहता है तुम अगर बजर्क मोड के बारे में इतना जानते हो तो तुमने मेरे पे स्वॉर्ड क्यूआई से अटैक क्यों किया? तुम्हारे अटैक से अगर यूआईजोल भी घायल हो जाती तब तुम क्या करते? तो बेकचून कहता है अगर तुमने काउंटर अटैक नहीं किया रहता तो ऐसा होने का कोई चांस नहीं होता। फिर एमसी कहता है तो तुम्हारे कहने का मतलब है मुझे तुम्हारे अटैक से मर जाना चाहिए? ये सुन के बेकचून कोई जवाब नहीं दे पाता है। फिर एमसी सोचता है क्या सारे सेकंड क्लास डिसाइपल पागल है? उसके बाद बेकचून कहता है अरे मैं तुम्हें मारने का ट्राई थोड़ी ना कर रहा था। तो एमसी कहता है तुम्हारा ब्लड लस्ट और जो तुमने स्वॉर्ड क्यूआई यूज किया था उसे अगर देखा जाए तो तुम मुझे सच में मारना ही चाहते थे ना। एमसी की बात सुनकर बेकचून सोचता है जैसा कि इसने कहा मेरे पास सच में ब्लड लस्ट था और मैंने स्वॉर्ड क्यूआई भी यूज किया था, लेकिन ये बिना कोई चोट के आराम से कैसे खड़ा है? ये सोचकर बेकचून और भी गुस्सा हो जाता है और वो एमसी से पूछता है मैं तुम्हें बार बार नहीं पूछूंगा कि तुम यहाँ पे क्या कर रहे थे। तुम अपने स्वॉर्ड को नीचे रख दो और यहाँ पे हाथ ऊपर करके बैठ जाओ। अगर तुमने ऐसा नहीं किया तो मुझे तुम्हें यहाँ पनिश करना पड़ेगा या फिर बिना मर्जी दिखाए तुम्हारे साथ एक्चुअल मार्शल आर्टिस्ट की तरह फाइट करना पड़ेगा। ये सुनकर एमसी कहता है सच में? और वो सोचता है मुझे तो और भी खुशी होगी अगर तुम मुझे पनिश करोगे और मेरे साथ फाइट करोगे। फिर वो यूआईजोल की तरफ देखता है और सोचता है मैं अगर इसका थोड़ा और हेल्प करूंगा तो यहाँ पे मुझे और भी अच्छा रिजल्ट देखने को मिलेगा। इस तरह के एनलाइनमेंट का मूवमेंट किसी को भी अपने पूरे लाइफ में देखने को नहीं मिलता है। इस लड़की का इतना अच्छा लग था जब ये बजर्क मोड में गई तो मैं इसके सामने खड़ा था। ये दिन इसके लिए वापस नहीं आने वाला और इतने अच्छे टाइम पे कोई ना कोई ट्रबल मेकर अपीयर हो ही जाता है। अब मैं इस लड़की के लिए कुछ कर भी नहीं सकता हूँ। वैसे तो किसी ऐसे इंसान को खोना जो माउंट हुआ को आगे बढ़ाने वाला है, इसमें हमारा ही लॉस है। यहाँ पे हम कुछ कर भी नहीं सकते, लेकिन उसको पीटना जो हर चीज को खराब करता है उसमें तो अलग ही मजा है। उसके बाद एमसी बेकचून को कहता है क्या ये सही रहेगा तुम्हारे लिए मुझसे फाइट करना? ये सुनकर बेकचून गुस्सा हो जाता है और कहता है तुमने क्या बोला? ये मेरे लिए सही होगा तुमसे फाइट करना? कि तभी एमसी कहता है नहीं नहीं, मेरे कहने का ये मतलब नहीं है। मेरी पूरी बात तो सुन लो। मुझे इस बात की चिंता है तुम मेरे सीनियर हो और मैं तुम्हारा जूनियर हूँ। अगर हमने फाइट की तो तुम्हारा पूरा रेपुटेशन भी खत्म हो सकता है। ये सुनकर बेकचून कहता है तुम्हें क्या लग रहा है मैं इस जगह पर इन सब बातों की चिंता करूंगा? क्या तुम्हें ऐसा लग रहा है कि सीनियर लोग और मास्टर लोग तुम्हें इस माउंटेन पर बचाने आएंगे? मैं बाद में अपना पनिशमेंट एक्सेप्ट कर लूंगा, वैसे भी कोई तुम्हें यहाँ पे बचाने नहीं आएगा। फिर एमसी कहता है जब से मैं वापस आया हूँ तब से मैं ये सुनता ही आ रहा हूँ कि कोई तुम्हें मुझसे बचा नहीं सकता। सच में दोस्तों, जितनी बार एमसी ने फाइट किया है उतने बार उसके अपोनेंट ने ऐसा ही कहा है। आगे एमसी बेकचून को कहता है मेरे पास एक आइडिया है। कि तभी बेकचून एमसी से कहता है क्या ये तुम्हारा कोई प्लान है मुझसे बचने के लिए? तो एमसी कहता है नहीं, ऐसा कुछ नहीं है, बस हमें एक कसम लेना होगा कि यहाँ पर जो भी होगा हम किसी को बताने वाले नहीं हैं। मेरे कहने का मतलब है अगर तुमने मुझे पीट भी दिया तो मैं किसी को नहीं बताऊंगा। मैं बस तुम्हारे साथ एक मैन की तरह लड़ना चाहता हूँ। फिर बेकचून सोचता है क्या ये इसका कोई प्लान है मेरे से बचने के लिए? उसके बाद वो एमसी को कहता है तुम इस सिचुएशन से बचने के लिए ऐसा कर रहे हो ना, लेकिन तुम ये सोच लो मुझे इन बातों का कोई फर्क नहीं पड़ता। तो एमसी कहता है नहीं यार, ऐसा कुछ नहीं है। मेरे कहने का ये मतलब है कि हम बिना किसी टेंशन के फाइट करेंगे। हमें ना ये सोचना होगा कि हम जूनियर है या सीनियर
और ना ही हमें किसी चीज का ग्रज होगा। क्या ऐसे फाइट करने में मजा नहीं आएगा? मैं किसी हायर अप को इस बारे में नहीं बताऊंगा, चाहे मेरे साथ कुछ भी हो जाए। अगर मैंने किसी को बता दिया तो तुम जो भी कहोगे मैं वो करूंगा, और ऐसा तुम पे भी अप्लाई होता है। तो तुम क्या कहना चाहते हो इस बारे में? फिर बेकचुन कहता है, अच्छा तो तुम भी एक मैन की तरह ही सोचते हो। ठीक है, तुम ऐसा ही चाहते हो तो मैं कसम खाता हूं यहाँ पे जो भी होगा मैं किसी को इस बारे में नहीं बताऊंगा। उसके बाद एमसी कहता है, ठीक है तुमने कसम खा लिया है। फिर बेकचुन कहता है, हाँ मैंने भी खा लिया है और तुमने भी खा लिया है। जब ये फाइट खत्म हो जाए तो तुम मुझ पे ग्रज मत रखना। इस फाइट में ना मैं तुम्हारा सीनियर हूं और ना तुम मेरे जूनियर। जब तक मेरा रिवेंज पूरा ना हो जाएगा तब तक मैं फाइट करता ही रहूंगा। तब एमसी हंसते हुए कहता है, फाइट? क्या मजाक कर रहे हो? किसने कहा हम यहाँ पे फाइट करने वाले हैं? तुम कमीने, तुम सीधा मरने वाले हो। एमसी को ऐसा देखकर बेकचुन कंफ्यूज हो जाता है और सोचता है, क्या सच में इसने आधे साल पहले ही सेट को ज्वाइन किया है? फिर बेकचुन एमसी को कहता है, तुम मुझसे इतना डर गए हो कि तुम पागल जैसा बिहेव कर रहे हो। तो एमसी कहता है, नहीं ऐसा नहीं है। फिर बेकचुन कहता है, नहीं, इसका क्या मतलब है? तो एमसी कहता है, यहाँ पे मैं पागल नहीं हूं, यहाँ पे तुम पागल हो। नहीं तो तुमने मेरे साथ फाइट करने का सोचा ही कैसे? ये सुनकर बेकचुन गुस्सा हो जाता है और वो एमसी को कहता है, लगता है तुम्हें मरने का बहुत ख्वाहिश है। फिर वो एमसी पे अटैक करने के लिए बहुत स्पीड में उसके सामने अनरिफाइंड इल्यूजन स्वॉट टेक्निक यूज करता है और वो एमसी के पास अटैक करने के लिए आ रहा होता है। एमसी उसे देखकर सोचता है, इल्यूजन स्वॉट टेक्निक एक ऐसी टेक्निक है जिसमें स्वॉट को अजीब तरीके से मूव किया जाता है। यह साउथर्न सेट का टेक्निक है। सॉन्ग बेकली ने माउंट हुआ का इल्यूजन टेक्निक कॉपी किया था और बेकचुन ने साउथर्न सेट का। उसके बाद बेकचुन एमसी पे अटैक करते हुए बोलता है, रुक, मैं आज तुझे सबक सिखाता हूँ। और वो एमसी पे अटैक कर देता है। एमसी उसे झुककर डॉज करता है और साथ में अपने पंच में क्यूआई ऐड करते हुए बोलता है, आज तक किसी ने मुझे सबक नहीं सिखा पाया। और वो बेकचुन के मुंह पे जोर से पंच मारता है जिससे बेकचुन उड़ते हुए एक चट्टान पर जाकर टकराता है। उसके मुंह से खून निकल रहा होता है और उसके बाद वो ग्राउंड पे गिर जाता है। एमसी बेकचुन को कहता है, खड़े हो जाओ। बेकचुन ग्राउंड पर पड़े हुए ही एमसी को कहता है, कैसे? अभी तक किसी ने मेरे इस अटैक में कोई गैप नहीं ढूंढ पाया है, लेकिन तुमने ऐसे कैसे किया? तो एमसी कहता है, क्योंकि तुमने अब तक जिन लोगों से फाइट किया है वो सब लूजर थे। ये सुनकर बेकचुन गुस्सा हो जाता है और वो खड़े होने लगता है। बेकचुन को खड़ा होते देख एमसी कहता है, अच्छा तो तुम मेरा पंच खाने के बाद भी खड़ा हो पा रहे हो? उसके बाद बेकचुन एमसी से पूछता है, क्या मेरे स्वॉट टेक्निक में कुछ गलतियां है? तो एमसी कहता है, हाँ तुम्हारे स्वॉट टेक्निक में बहुत गलतियां है। अभी तुम अपने जूनियर से थोड़े ही आगे हो। कुछ ही दिन बाद तुम्हारे जूनियर तुम्हारे इतने स्किल्ड हो जाएंगे। फिर बेकचुन एमसी से पूछता है, तुम्हें कैसे पता? तुमने तो कुछ ही दिन पहले सेट को ज्वाइन किया है। इसके बाद एमसी सोचने लगता है, ये आदमी भी वही मिस्टेक कर रहा है जो शॉन बेकली ने किया था। दोस्तों, आपने पिछले एपिसोड में देखा ही होगा, शॉन बेकली ने अपने सेट के बेसिक टेक्निक को छोड़कर माउंट हुआ सेट का फैंसी और एडवांस टेक्निक को यूज कर रहा था। ऐसे ही बेकचुन भी माउंट हुआ के बेसिक टेक्निक को छोड़ के साउथर्न सेट का एडवांस टेक्निक को यूज कर रहा था। आगे एमसी सोचता है, वैसे भी ये कोई नई बात नहीं है, लोग ऐसी चीजें पहले भी करते थे, बस मुझे इसके रिजल्ट का पता नहीं है। मेरे करंट एक्सपीरियंस के हिसाब से मैं इस तरह के फ्यूचर को प्रेडिक्ट नहीं कर सकता। फिर एमसी बेकचुन को कहता है, तुम अपने आप को खुशनसीब मानो कि तुम माउंट हुआ सेट के डिसाइपल हो। मुझे तुम्हें बहुत पीटने का मन था, लेकिन तुम माउंट हुआ सेट के डिसाइपल हो, इसलिए मैं तुम्हें उतना नहीं पीटूंगा। मैं तुम्हें ऐसा पीटूंगा जिससे तुम और भी ग्रो हो पाओगे। इसलिए तुम चिंता मत करो, मैं तुम्हें अपने हाथों से नहीं बल्कि अपने तलवार से पीटूंगा। ये सुन के बेकचुन शॉक हो जाता है। आगे एमसी कहता है, माउंट हुआ सेट के स्वॉट टेक्निक का ये ऑब्जेक्टिव नहीं है कि वो प्लम ब्लॉसम को कॉपी करे, बल्कि ये ऑब्जेक्टिव है कि वो प्लम ब्लॉसम को फॉर्म करे। और ये तुम मार खाने के बाद ही समझ सकते हो। एमसी यहाँ पे तलवार मयान से निकालने वाला नहीं है, बल्कि उसे मयान में रखे ही उसे पीटने वाला है। आगे एमसी बेकचुन को पीटना शुरू कर देता है और एमसी जितनी बार बेकचुन को पीटने वाला रहता है उतनी बार उससे पहले वो बेकचुन को बता देता है कि वो उसे कहाँ पीटने वाला है। फिर भी बेकचुन एमसी से बच नहीं पाता है और वो एमसी से मार खाता रहता है। एमसी कभी उसके शोल्डर पे मारता है, कभी उसके हाथ पे, तो कभी उसके पैर पे मारता है और उसके इतने सारे अटैक को बेकचुन डॉज नहीं कर पाता है। उसके बाद एमसी रुकता है। फिर हम देखते हैं बेकचुन जमीन पे पड़ा हुआ रहता है और एमसी उसके सामने खड़ा रहता है।
फिर एमसी हंसते हुए अपना तलवार उठाता है और उसके सर पे मारता है, फिर लगातार मारते ही रह जाता है। उसके बाद लास्ट में बेकचुन बेहोश हो जाता है। फिर बेकचुन अपनी आंखें धीरे धीरे खोलता है। जब बेकचुन अपनी आंखें खोलता है तो वो एमसी का चेहरा अपने सामने देख के शॉक हो जाता है। एमसी हंसकर कहता है तुम इतने शॉक क्यों हो गए? फिर बेकचुन सोचता है, मैं हार गया, मैं इतने बुरे तरीके से हारा कि मैं किसी को इस फाइट के बारे में बता नहीं सकता। फिर बेकचुन एमसी से पूछता है, मेरे पास एक क्वेश्चन है, तुम इतने स्ट्रांग कैसे हो? तो एमसी बेकचुन के सवाल को सुनकर सोचता है, इतने प्राइडफुल होने के बाद भी इसे पता है कि रियलिटी को जल्दी एक्सेप्ट कर लेना चाहिए। फिर एमसी बेकचुन के पास जाकर बैठता है और उससे कहता है, मैं स्ट्रांग नहीं हूं, बल्कि तुम वीक हो। तो बेकचुन कहता है, क्या मैं वीक हूं? क्या तुम मुझे कम समझ रहे हो? और वो गुस्से से भर जाता है, लेकिन वो कुछ कर भी नहीं सकता है। आगे वो गुस्से से बोलता है, मैं बेकचुन, मैं एक मार्शल आर्टिस्ट हूं, आगे जाके हो सकता है मैं एक सेक्ट लीडर भी बन जाऊं। ये सुनकर एमसी कहता है, लेकिन इससे क्या प्रूफ होगा कि तुम वीक नहीं हो? और वो बेकचुन की तरफ इशारा करते हुए बोलता है, तुम बस एक कुएं के मेंढक हो। उसके बाद बेकचुन खुद को कुएं की मेंढक की तरह इमेजिन करता है और जोर से चिल्लाते हुए एमसी को कहता है, क्या तुम मुझे मेंढक कह रहे हो? लेकिन वो कुछ कर नहीं सकता है, इसलिए वो शांत होकर बैठ जाता है। फिर एमसी बेकचुन को कहता है, सीनियर, तुम्हें तो पता है ना, माउंट हुआ सेट अभी सही कंडीशन में नहीं है। तो बेकचुन कहता है, हाँ मुझे पता है, मैंने अभी तक बहुत ज़्यादा हार्डवर्क किया है जिससे मैं माउंट हुआ सेट को वापस से रिवाइव कर पाऊँ। फिर एमसी कहता है, तुम ऐसा कैसे करने वाले हो और कब करने वाले हो, जबकि मैं देख रहा हूँ तुम इसके लिए कुछ भी नहीं कर रहे हो। तुम बस आइसोलेटेड ट्रेनिंग के लिए बाहर जाते हो और आपस में ट्रेनिंग के नाम पे खेलते रहते हो और वापस आने के समय में मस्त बैठ के दारू पीते रहते हो। और उसके अलावा तुम्हें पता था कि माउंट हुआ एंड साउथर्न एज कॉन्फ्रेंस होने वाला है, फिर भी तुम अपने जूनियर को बुली कर रहे थे। क्या तुम इसे हार्ड वर्क कहते हो? मुझे लगता है कि तुम्हें हार्ड वर्क का मीनिंग ही नहीं पता है। हार्ड वर्क का ये मीनिंग नहीं होता है कि तुम्हारा जो मन में आए वो करो और थोड़ा समय ट्रेनिंग पे बिताओ। तुमने यहाँ पे कोई हार्ड वर्क नहीं किया है, तुम तो बस माउंट हुआ सेट पे रूल करना चाहते थे, जैसा कि तुम्हारे लिए ये एक छोटा सा पैलेस हो और तुम यहाँ के किंग हो। ऊपर से यहाँ पे तुम्हारे कंपटीशन का कोई भी नहीं है और कोई तुम्हें डांटने वाला भी नहीं है। और तुमने जिससे रियल फाइट किया है वो साउथर्न सेट के लोग थे, जिसमें बहुत सारे ऐसे सेकंड क्लास के डिसाइपल हैं जो तुमसे बहुत ही ज़्यादा स्ट्रांग है और एक दो मूव सीखने के बाद तुम्हें लगता है कि तुम बहुत ज़्यादा स्ट्रांग हो। तुम अपने आप को ज़्यादा मत समझो, मेंढक कहीं के। ऐसा नहीं है कि मैं स्ट्रांग हूँ, यहाँ पे तुम वीक हो। फिर बेकचुन एमसी से पूछता है, तुमसे ज़्यादा स्ट्रांग दूसरे सेक्ट में कितने लोग हैं? तो एमसी कहता है, क्या नॉनसेंस वाली बातें बोल रहे हो, मैं ही सबसे ज़्यादा स्ट्रांग हूँ। लेकिन रीज़न ये नहीं है कि मैं बहुत स्ट्रांग हूँ इसीलिए तुम हार गए। तुम तो साउथर्न सेट के लोगों से भी नहीं जीत सकते हो और देखा जाए तो तुम न शाओलिन, न वुडन सेट और ना ही नामगुन फैमिली के जीनियस डिसाइपल से जीत सकते हो। तुम तो उनके सामने खड़े भी नहीं रह सकते हो। मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि सिर्फ मैं ही तुम्हें पीट सकता हूँ, बल्कि वो लोग भी तुम्हें आराम से धूल चढ़ा सकते हैं। उसके बाद बेकचुन कहता है, मुझे पता है, लेकिन मैं कुछ कर भी नहीं सकता हूँ। अगर मैं वुडन सेक या नामगुन फैमिली में रहता तो बस मुझे हार्डवर्क करना ही होता और जो भी मुझे चाहिए वो आराम से मैं अचीव कर लेता। फिर एमसी उसके सर पर तलवार मारता है और कहता है, मैंने कहा ना, तुमने कोई हार्डवर्क नहीं किया था और जो तुम अभी कह रहे हो वो भी गलत है। तुम्हें क्या लगता है कि तुम बस हार्डवर्क करके ही मार्शल आर्ट में मास्टर बन जाओगे? तो बेकचुन कहता है, तो तुम ही बताओ कि मुझे कैसी ट्रेनिंग करनी चाहिए। फिर एमसी कहता है, हाँ मैं जानता हूँ कि तुम्हें कैसा ट्रेनिंग करना चाहिए। तो बेकचुन कहता है, तो तुम कह रहे हो कि तुम मुझे ट्रेनिंग करवा के स्ट्रांग बना सकते हो? एमसी हंसते हुए कहता है, ये आराम से हो सकता है। ये सुनकर बेकचुन एमसी को कहता है, तो ऐसी बात है तो प्लीज मुझे स्ट्रांग बनाओ, तुम जो भी बोलोगे मैं वो सब करने को तैयार हूँ। अगर मैं स्ट्रांग बन सकता हूँ तो मुझे अपने जूनियर से सीखने में कोई प्रॉब्लम नहीं है। क्या तुम चाहते हो कि मैं तुम्हें अपना सीनियर या मास्टर कह के बुलाऊं? कि तभी एमसी कहता है, नहीं कोई जरूरत नहीं है। फिर बेकचुन कहता है, तुमने इतना बड़ा भाषण इसीलिए दिया था ना कि तुम मुझे कुछ सिखा सको। तो एमसी कहता है, मैं ऐसा क्यों करूंगा, ये तो मेरे लिए और भी टेंशन वाली बात है। सीनियर, लगता है आपको यहाँ पे कोई मिसअंडरस्टैंडिंग हो गया है और ऊपर से ये अभी खत्म नहीं हुआ है। उसके बाद एमसी अपने तलवार पे हाथ रख के कहता है,
क्या तुम्हें लगता है तुमने जो किया है उसके लिए ये काफी है? मैंने तुम्हें जितना पीटा है वो इनफ था थर्ड क्लास डिसाइपल को बुली करने के लिए, लेकिन ये काफी नहीं है जितना तुमने मुझे गुस्सा दिलाया है। फिर वो हंसते हुए बेगचुन को कहता है, मुझे पता है कि तुमने अपना सबक अब तक नहीं सीखा होगा। तो बेगचुन डरते हुए कहता है, नहीं नहीं, मैंने सीख लिया है। फिर एमसी कहता है, नहीं सीनियर, आपने अच्छे से नहीं समझा है। चिंता मत करिए, मेरे पास बहुत समय है आपको समझाने के लिए। उसके बाद एमसी बेगचुन को पीटना शुरू कर देता है। बेगचुन को मार खाने का सीन हमें नहीं दिखाया जाता है, हम डायरेक्ट आगे का सीन देखते हैं जिसमें एमसी ग्राउंड पे लेटा हुआ रहता है और वो कहता है, अब जाके थोड़ा अच्छा लग रहा है। फिर वो बैठता है और बेगचुन की तरफ देखता है। हम देखते हैं बेगचुन किसी लाश की तरह पड़ा रहता है। एमसी बेगचुन को देख के सोचता है, वैसे तो मैंने इसे बहुत पीटा है, लेकिन मैंने इसे इस तरह से पीटा है जिससे ये होश में आने के बाद आराम से उठ सकता है। लेकिन इसका दर्द होगा या नहीं होगा इससे मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता है। बस उसे पीटने में जो मजा आया था क्या मजा आया था कि तभी अचानक से उसके सामने यू आइजोल आ जाती है। यू आइजोल को अपने मुंह के सामने देख के एमसी फिर से डर जाता है और वो चिल्लाते हुए कहता है, अरे कम से कम तुम अपना प्रेजेंस तो शो किया करो। तो यू आइजोल कहती है, मैंने किया था। तो एमसी पूछता है, तुमने कब किया था? तो यू आइजोल कहती है, जब तुम उसे पीट रहे थे। उसके बाद एमसी यू आइजोल से पूछता है, अच्छा तो तुमने सब कुछ देख लिया? तो यू आइजोल कहती है, हाँ कुछ समय के लिए। फिर वो एमसी से पूछती है, क्या तुम मुझे मार तो नहीं दोगे ना? तो एमसी कहता है, नहीं नहीं, मैं कोई ऐसा चीज नहीं करने वाला, ये कुछ ज्यादा हो जाएगा। और ये सब कहते हुए एमसी उसके सर की ओर देख रहा होता है। तो यू आइजोल कहती है, तुम मेरे सर पे ऐसा क्यों देख रहे हो? फिर एमसी कहता है, मैं ये सोच रहा था अगर मैं तुम्हारे सिर पे सही से हिट करूं तो तुम ये सब चीजें भूल सकती हो। ये सुनकर यू आइजोल डरते हुए कहती है, अरे मैं सब कुछ भूल चुकी हूं। तो एमसी मुंह बनाते हुए कहता है, सच में क्या? फिर यू आइजोल कहती है, हाँ मैं सब कुछ भूल चुकी हूं। उसके बाद एमसी उसके इस एक्टिंग को देख के सोचता है, ये खुद को बचा भी नहीं सकती है, लेकिन चलो इसके पास सर्वाइवल इंस्टिंक्ट तो है। फिर यू आइजोल एमसी से कहती है, जबकि मैं सब कुछ भूल चुकी हूं तो प्लीज मुझे वो स्वॉट टेक्निक सिखा दो। ये सुनकर एमसी सोचता है, अरे यार ये तो फिर से चालू हो गई, जबकि इसने देख लिया है कि मैंने बेगचुन को कैसे पीटा है, तो अब इसके सामने स्टूपिड बनने का कोई भी फायदा नहीं होगा। फिर वो यू आइजोल से पूछता है, तुम ये टेक्निक क्यों सीखना चाहती हो? तो यू आइजोल कहती है, मैं तुम्हें ये नहीं बता सकती हूँ, लेकिन मुझे ये स्वॉट टेक्निक कैसे भी करके सीखना है। उसके बाद एमसी यू आइजोल के ये जवाब को सुन के सोचता है, लगता है ये इस टेक्निक को इसलिए नहीं सीख रही है क्योंकि ये देखने में अच्छा है। फिर एमसी यू आइजोल से कहता है, तो तुम ये सीखना चाहती हो? तुम्हें इसे सीखने के लिए मेरे सामने ऐसे गिड़गिड़ाने की कोई जरूरत नहीं है। वैसे भी ये स्वॉट टेक्निक माउंट हुआ सेक्ट का ही है, तुम्हें कुछ दिनों के बाद इसे सिखाया ही जाएगा। तो यू आइजोल कहती है, अब ये टेक्निक माउंट हुआ सेक्ट में एग्जिस्ट नहीं करता। ये सुनकर एमसी सोचता है, अच्छा तो ये बात इसे भी पता है, तो इसका मतलब इसे पहले से ही पता है कि मैंने ये जो टेक्निक यूज किया था वो प्लम ब्लॉसम स्वॉट टेक्निक है। फिर वो यू आइजोल से कहता है, हाँ ये अभी के माउंट हुआ सेक्ट में एग्जिस्ट नहीं करता है, लेकिन कुछ दिनों के बाद ये वापस से आने वाला है। ये सुनकर यू आइजोल कंफ्यूज हो जाती है। फिर एमसी ग्राउंड से उठता है और वो अपने फिंगर में क्यूआई गैदर करके एक टेक्निक को परफॉर्म करके दिखाता है। इस टेक्निक का नाम द स्वॉर्ड ऑफ यू मैडन है। ये वही टेक्निक है जो यू आइजोल यूज करती थी, लेकिन एमसी इसे और भी अच्छी तरीके से अपने फिंगर में परफॉर्म करके दिखा रहा होता है। एमसी को ऐसा करते देख यू आइजोल सोचती है, ये वही टेक्निक है जो मैं हमेशा यूज करती हूँ, लेकिन ये इसे और भी ज्यादा परफेक्ट तरीके से कर रहा है। फिर यू आइजोल एमसी से पूछती है, ये स्वॉर्ड ऑफ यू मैडन टेक्निक है ना? तो एमसी कहता है, हाँ ये वही है। इसे देख के समझ में आया कि तुम क्या गलत कर रही थी। फिर यू आइजोल कहती है, नहीं मुझे कुछ भी समझ में नहीं आया, लेकिन मैं समझ चुकी हूँ कि तुम क्या कहना चाहते हो। मैं ये टेक्निक अभी सीख नहीं सकती हूँ क्योंकि मैं अभी उस लेवल पे नहीं हूँ, इसीलिए मुझे पहले अपने बेसिक को बिल्डअप करना होगा। तुम ये कहना चाहते हो ना? ये सुनकर एमसी सोचता है, मैंने सोचा था ये बेवकूफ़ लड़की है, लेकिन ये बहुत स्मार्ट है। और वो कहता है, हाँ सही कहा, लेकिन अगर तुमने आज जो हुआ है उसके बारे में किसी को बताया तो मैं तुम्हें कुछ भी सिखाने वाला नहीं हूँ। तो यू आइजोल कहती है, मैं
किसी को कुछ भी नहीं बताऊंगी। फिर एमसी कहता है, ये हुई ना एक अच्छी लड़की वाली बात। तो यू आइजोल कहती है, तुम्हें पता है ना मैं तुम्हारी सीनियर हूँ और तुम मेरे जूनियर। फिर एमसी कहता है, हाँ हाँ मुझे पता है। और वो जाते हुए बेकचुन की तरफ देखता है और वो यू आइजोल को कहता है, इसे इसके रूम में जाके छोड़ दो, अगर ये यहाँ पे पड़ा रहा तो इसके साथ कुछ भी हो सकता है। उसके बाद यू आइजोल वहीं बैठी रहती है और उसी टेक्निक के बारे में सोचने लगती है। हम देखते हैं यू आइजोल के पास्ट का एक सीन जिसमें उसके फादर प्लम ब्लाउजर स्वॉर्ड टेक्निक परफॉर्म कर रहे होते हैं और वो यू आइजोल को बोल रहे होते हैं, मुझे माउंट वासेट में वापस जाके उनसे माफ़ी मांगना होगा। और वो यू आइजोल को भी अपने साथ ले जाने के लिए बोल रहे होते हैं। दोस्तों, अभी हमें पता नहीं है कि यू आइजोल के फादर कौन है और उनका क्या रिलेशन है माउंट वासेट के साथ, तो अभी हम उनके बारे में ज़्यादा बात ना करके फिर से स्टोरी पे आते हैं। उसके बाद यू आइजोल यही सब सोच के खड़ी होती है और वो कहती है, मुझे कैसे भी करके ये टेक्निक सीखना होगा। अगले सीन में हम देखते हैं गुल और यूनजोंग एमसी का इंतजार कर रहे होते हैं कि तभी एमसी रूम में एंटर करता है और उन लोगों से कहता है, तुम लोग यहाँ पे क्या कर रहे हो? क्या आज का ट्रेनिंग बहुत इजी था? फिर गुल कहता है, ऐसा कुछ नहीं, लेकिन एक मैटर हुआ है। तो एमसी कहता है, क्या हुआ है? फिर गुल कहता है, सीनियर बेकचुन कहीं मिल नहीं रहे हैं, इसलिए मास्टर लोग उन्हें ढूंढने के लिए इस व्हाइट प्लम ब्लॉसम हॉल में आए थे। उसके बाद एमसी सोचता है, अगर बेकचुन गुम भी हो गया है तो उसे ढूंढने के लिए मास्टर लोगों को यहाँ पे आने का क्या जरूरत था? क्या मास्टर लोग को लगता है कि थर्ड क्लास के डिसाइपल लोग बेकचुन को किडनैप कर सकते हैं? फिर एमसी गुल और यूनजोंग को कहता है, वो हम लोगों को बिना किसी रीजन के सस्पेक्ट कर रहे हैं, मुझे ऑफेंडेड फील हो रहा है। फिर एमसी की बात सुनकर यूनजोंग खुश होते हुए कहता है, तो इसका मतलब है इस मैटर में तुम्हारा कोई हाथ नहीं है ना? कि तभी एमसी कहता है, नहीं, मेरा ही इसमें हाथ है। तो गुल और यूनजोंग सोचते हैं, फिर इस बच्चे को ऑफेंडेड क्यों फील हो रहा है? उसके बाद यूनजोंग कहता है, इसका मतलब है कि तुम सीनियर बेकचुन के साथ थे ना? तो एमसी कहता है, हाँ मैं उसके साथ ही था। फिर यूनजोंग कहता है, तुमने वो तो नहीं किया है ना जो मैं सोच रहा हूँ? और वो घबराते हुए कहता है, नहीं नहीं, तुमने ऐसे नहीं किया होगा, वैसे भी तुम कोई भी काम करने से पहले अपना दिमाग लगाते हो, तो तुम ऐसा क्यों करोगे? लेकिन क्या तुमने सीनियर बेकचुन को पीटा है या फिर तुम्हारा उसके साथ कोई फाइट हुआ है? तो एमसी कहता है, नहीं यार, मैं कोई बच्चा नहीं हूँ। फिर यूनजोंग कहता है, मैं तुम पे बिलीव करता हूँ, तुमने ऐसा कुछ किया नहीं होगा, तुम इतने पागल थोड़ी ना हो कि तुम अपने सीनियर को पीटोगे। तो एमसी कहता है, मैंने उसके साथ फाइट नहीं किया है, बल्कि पीट पीट के उसके परखच्चे उड़ा दिए हैं। यूनजोंग एमसी की बातों को नहीं सुन रहा होता है और वो आगे कह रहा होता है, सीनियर बास्टर्ड है, लेकिन उनके साथ फाइट करना सही बात नहीं। कि तभी वो एमसी की बात पर ध्यान देता है कि एमसी ने क्या कहा और वो शॉक हो जाता है। उसके बाद यूनजोंग एमसी को पकड़कर चिल्लाकर बोल रहा होता है, एक लिमिट होता है किसी के पागलपंती का, तुम अपने सीनियर को कैसे पीट सकते हो? तुम्हें नहीं पता ये कितना बड़ा क्राइम है? कि तभी एमसी उसे लात मारकर अपने से दूर करता है और यूनजोंग को कहता है, क्या तुम मुझे बेवकूफ समझ रहे हो? मैंने सब चीजों को पहले से ही हैंडल कर लिया है, तो तुम इतना टेंशन मत लो। फिर यूनजोंग सोचता है, इसे पता था ये इतना बड़ा क्राइम है, फिर भी इसने ये किया। उसके बाद यूनजोंग अपने सिर पे हाथ रख के बोल रहा होता है, अरे यार, इसने क्या कर दिया है? कोई अपने सीनियर को कैसे पीट सकता है? कोई भी चीज करने का एक लिमिट होता है, इसे इतना भी नहीं पता। साथ में गुल भी कहता है, अरे इसने स्टार्टिंग से कोई बाउंड्री को नहीं समझा है। फिर यूनजोंग एमसी से पूछता है, सीनियर बेकचुन ने तुमसे क्या कहा? तो एमसी कहता है, उसने मुझसे कहा कि मैं उसे स्ट्रांग बनाऊं। ये सुनकर यूनजोंग शॉक्ड हो जाता है और यूनजोंग गुल से पूछता है, तुम्हें लगता है क्या ये सही कह रहा है? तो गुल कहता है, अगर तुम उसे सही तरीके से सोचो तो ये जो कह रहा है वो सही भी हो सकता है, क्योंकि हमने भी तो यही किया है। फिर यूनजोंग एमसी से पूछता है, तो तुमने सीनियर से क्या कहा? क्या तुम सीनियर को सिखाने के लिए एग्री हो गए? तो एमसी कहता है, नहीं, मैं तो बस उसे पीटता ही रह गया। ये सुनकर यूनजोंग और गुल दोनों ही शॉक हो जाते हैं। आगे एमसी कहता है, क्योंकि मैं सेटिस्फाई नहीं हुआ था, जब तक मैं सेटिस्फाई नहीं हुआ तब तक मैं उसे पीटता रहा, इसलिए तुम इन सारी यूजलेस बातों पे ध्यान मत दो, अभी जाके आराम से सो जाओ, जब तुम सुबह उठोगे तब तुम सब चीज समझ जाओगे। उसके बाद एमसी वहां से चला जाता है। फिर यूनजोंग गुल से पूछता है, क्या इसने सच में सीनियर को पीटा होगा? ये मजाक कर रहा है ना? तो गुल कहता है, मैंने इसके बारे में एक चीज तो रियलाइज किया है कि ये ना तो कोई मजाक करता है और ना ही झूठ बोलता है। ये सुनकर यूनजोंग कहता है, वाह, कितनी अच्छी बात तुमने इसके बारे में रियलाइज की है। यहाँ तक कि इस मॉन्स्टर कमीने ने
सीनियर को भी पीट दिया। माउंट हुआ का अब क्या होगा? उसके बाद हम अगले सीन में देखते हैं सारे बच्चे ट्रेनिंग कर रहे होते हैं। यूनजोंग और गुल साइड में खड़े हुए रहते हैं। यूनजोंग सोचता है सीनियर लोग आज क्यों नहीं आए? इसी समय तो वो लोग आते हैं हमें टॉर्चर करने के लिए। फिर वो एमसी की बातों को याद करके सोचता है क्या उसने सच में सब चीज़ सही से हैंडल किया है? मुझे नहीं पता कि उसने सब चीज़ सही से हैंडल किया है या नहीं, लेकिन मुझे लगता है कि सब चीज़ सही हो चुका है। मुझे नहीं पता था कि हम सीनियर को पीटेंगे तो वो हमें टॉर्चर करना छोड़ देंगे। उसके बाद गुल यूनजोंग को कहता है सच में आज का दिन बहुत शांत लग रहा है। क्या इसका मतलब है कि चांगमांग सच में सीनियर बेकचुन से जीत गया? तो यूनजोंग कहता है हाँ ऐसा ही लगता है। अगर ऐसा नहीं रहता तो इतना शांति का माहौल कैसे रहता? फिर गुल कहता है इसका मतलब चांगमांग बेकचुन से भी ज्यादा स्ट्रांग है। तो यूनजोंग कहता है तुम बार बार यही क्वेश्चन क्यों पूछ रहे हो? उसके बाद गुल कहता है तुम्हें क्या लगता है कि अगर वो साउथर्न एज सेट के खिलाफ फाइट करेगा तो क्या होगा? क्या वो साउथर्न एज सेट के खिलाफ जीत पाएगा या नहीं? ऊपर से उसने सीनियर बेकचुन को एक तरफा ही पीटा है। तो शायद से इस बार अगर चांगमांग पार्टिसिपेट करेगा तो इस बार का रिजल्ट अच्छा हो सकता है या नहीं? तो यूनजोंग कहता है लेकिन एक बंदे के जीतने से क्या ही होगा? फिर गुल हैरान होते हुए कहता है इस बार का रिजल्ट अलग भी हो सकता है ना? तो यूनजोंग कहता है सेक में मार्शल मास्टर होना बहुत बड़ी बात होती है, लेकिन सांजी ऐसा जगह नहीं है। यहाँ पे सेक में सिर्फ एक मार्शल आर्टिस्ट के होने से चीजें बदल नहीं जाएगी। हो सकता है हम कुछ फेम गेन कर ले, लेकिन अगर ऐसा हुआ तो उसी समय चांगमांग गायब हो जाएगा और माउंट हुआ सेट पहले की तरह ही हो जाएगा। अगर हम सच में माउंट हुआ सेट को रिवाइव करना चाहते हैं तो हमें सिर्फ चांगमांग पे ही डिपेंड नहीं करना चाहिए, बल्कि हम सबको भी स्ट्रांग बनने पे फोकस करना चाहिए। कोई एक सेट तब ग्रेट सेट बनता है जब उसके सारे डिसाइपल स्ट्रांग हो। फिर गुल कहता है हाँ तुम सही कह रहे हो। उसके बाद यूनजोंग कहता है लेकिन तुमने जैसा कहा है तो अब मैं भी जानने को क्यूरियस हूँ कि इस बार का रिजल्ट कैसा होगा। मैं भी चाहता हूँ कि चीजें बदले। मुझे इतना तो पता है कि इस बार चीजें अलग होगी। तो गुल कहता है तुम्हारे कहने का क्या मतलब है? आगे यूनजोंग कहता है हो सकता है कि चांगमांग एक हीरो बन जाए और वो माउंट हुआ सेट को पूरी तरह से बदल दे, या फिर वो एक डिक्टेटर बन सकता है जो माउंट हुआ सेट पे रूल करे। कि तभी वो लोग देखते हैं एमसी किसी को चिल्ला रहा होता है तुम यहां से चले जाओ, मेरे पास कुछ भी नहीं है तुम्हें सिखाने के लिए। हम देखते हैं एमसी यू आइजोल को ये बातें कह रहा होता है। इस बार यू आइजोल एमसी को द स्वॉर्ड ऑफ यू मैडन सिखाने को बोल रही होती है और एमसी चिल्लाते हुए यू आइजोल को कह रहा होता है अरे तुम मास्टर उनगम से सीखो। तो यू आइजोल भी पीछे से चिल्ला के कह रही होती है द स्वॉर्ड ऑफ यू मैडन लड़कियों का टेक्निक है, यहाँ पे कोई भी इस टेक्निक में एक्सपर्ट नहीं है। फिर एमसी कहता है तुम्हें क्या लगता है कि मैं कोई लड़की हूँ? पीछे से यू आइजोल अभी भी चिल्ला के कह रही होती है मुझे सिखाओ। और एमसी सोचता है अरे यार मैं क्यों इस लड़की से मिला? ये सब देखकर गुल यूनजोंग से पूछता है क्या यू आइजोल हमेशा से ऐसी ही थी? तो यूनजोंग कहता है छोड़ो ये सब, चलो हम अपने मॉर्निंग ट्रेनिंग पे फोकस करते हैं। उसके बाद हम देखते हैं ऊपर से ये सारी चीजें बेकचुन और बेकसैंग देख रहे होते हैं। फिर बेकसैंग बेकचुन को कहता है सच में भाई क्या तुम इसे ऐसे छोड़ने वाले हो? हमारे इतने टॉर्चर करने के बाद भी ऐसा नहीं लग रहा है कि वो थोड़ा भी बदला है। क्या ये सही नहीं होगा कि हमें उसे पर्सनली पनिश करना चाहिए? दोस्तों बेकसैंग को तो पता ही नहीं है कि एमसी ने बेकचुन को पीट पीट कर उसका हालत खराब कर दिया था। फिर बेकचुन बेकसैंग से कहता है तुम्हें क्या लगता है कि तुम उस जैसे बंदे को पनिश कर सकते हो? और वो थोड़ा रुकता है, फिर कहता है छोड़ो ये सब। उसके बाद वो सोचता है मैं इसे नहीं बता सकता कि मैं पहले ही पीट चुका हूँ। मैं जब भी उस चीज़ को सोचता हूँ मुझे बहुत गुस्सा आता है। मुझे समझ में नहीं आता कि उसने मुझे बहुत पीटा, लेकिन एक भी एक्सटर्नल इंजुरी दिखाई नहीं दे रही है। कैसा हरामखोर बच्चा है वो। फिर बेकसैंग बेकचुन से पूछता है तुमने अचानक से ऐसा क्यों कहा कि हमें थर्ड क्लास डिसाइपल को परेशान नहीं करना? मुझे सच में समझ में नहीं आ रहा कि तुम क्या अचीव करना चाहते हो। ये सुनकर बेकचुन सोचता है अरे मैं क्या ही अचीव करना चाहूँगा, मैं तो बस चाहता हूँ कि मैं उससे और भी मार ना खाऊं। और वो एमसी का हंसता डेविल सा चेहरा याद करता है। फिर बेकचुन बेकसैंग से कहता है माउंट हुआ एंड साउथर्न ईस्ट कॉन्फ्रेंस में ज़्यादा समय नहीं बचा है, मैं तभी इसके बारे में ज़्यादा सोच नहीं पाया। हम थर्ड क्लास डिसाइपल को कभी भी सबक सिखा सकते हैं, लेकिन माउंट हुआ एंड साउथर्न ईस्ट कॉन्फ्रेंस बहुत इंपॉर्टेंट है, हमें उस पर फोकस करना चाहिए। हमारे इंटरनल अफेयर इंपॉर्टेंट है, लेकिन एक्सटर्नल अफेयर जो कि माउंट हुआ सेट के रेपुटेशन को खराब कर सकते हैं वो ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। इसीलिए
हमें दूसरी चीज़ों को इग्नोर करके इस इवेंट पे फोकस करना चाहिए। फिर बेक्सैंग थोड़ा सोचता है और कहता है, हाँ तुम सही कह रहे हो। बेक्सैंग का ऐसा चेहरा देखकर बेकचुन कहता है, थर्ड क्लास डिसाइपल हमारे एनिमी नहीं है, बल्कि साउथर्न सेक्ट है। क्या तुम भूल चुके हो कि हम आइसोलेटेड ट्रेनिंग करने क्यों गए थे? तो बेक्सैंग कहता है, भाई तुम सही कह रहे हो, मैं कुछ समय के लिए भटक गया था। उसके बाद बेकचुन सोचता है, अरे नहीं, यहाँ पे तो मैं था जो भटक गया था। चलो अच्छा ही है कि ये मेरी बातों पे बिलीव कर रहा है, नहीं तो अगर ये कहता कि ये तुमने ही स्टार्ट किया था और तुम अब इस तरह से अच्छे बनने की एक्टिंग क्यों कर रहे हो, तो मेरे पास इसका कोई जवाब नहीं होता। फिर बेकचुन बेक्सैंग से कहता है, अच्छा है कि तुम सब चीज़ समझ चुके हो, इसीलिए तुम जाओ और बाकी के जो सेकंड क्लास डिसाइपल है उनसे बोलो उनका जो सबसे बेस्ट मार्शल आर्ट है उस पर अच्छे से फोकस करें। तो बेक्सैंग कहता है, ठीक है भाई, और वो वहाँ से चला जाता है। उसके बाद बेकचुन सोचता है, जब ये इवेंट खत्म हो जाएगा तो सेकंड क्लास डिसाइपल थर्ड क्लास डिसाइपल के बिहेवियर पे ध्यान भी नहीं देंगे। और वो एमसी की तरफ देखते हुए सोचता है, क्योंकि वो लोग ऐसा सीन देखने वाले हैं जिसे कोई बिलीव नहीं कर सकता। सिर्फ हम ही नहीं होंगे जो उस टाइम सरप्राइज होंगे, साउथर्न सेक्ट तो हमसे भी ज़्यादा सरप्राइज होने वाले हैं। आगे वो सोचता है, इस बार कैसे भी करके मुझे खुद को प्रूफ करना होगा। ऊपर से इस बार जो साउथर्न सेक्ट से पार्टिसिपेट करने वाला है, अगर हमें उसे हराना है तो हमें और भी ज़्यादा ट्रेनिंग पे फोकस करना पड़ेगा। मैं कैसे भी करके इस बार अपने आप को प्रूफ करके ही रहूँगा। उसके बाद हम अगले सीन में देखते हैं, उनगम सेक्ट लीडर को कह रहा होता है, आज वो दिन है जब साउथर्न सेक्ट अराइव करने वाले हैं। सारी तैयारियां कर ली गई है सेक्ट लीडर, यहाँ पे अब कोई भी प्रॉब्लम नहीं है, हम अब साउथर्न सेक्ट को रिसीव कर सकते हैं। तो सेक्ट लीडर कहते हैं, अच्छा है। फिर वो सोचते हैं, अगर हम पिछली बार से कंपेयर करें जिस टाइम ना हमारे पास फूड था और ना ही अच्छा ट्रेनिंग ग्राउंड था, तो इस बार हम खुद को एम्बेरसमेंट होने से बचा सकते हैं। फिर वो उनगम को कहते हैं, मैं जितना उस बच्चे के बारे में सोचता हूँ उतना वो मुझे अच्छा लगता है। चैंगमैंग ने हमें बहुत हेल्प किया है। उसके बाद सेक्ट लीडर कहते हैं, माउंट हुआ सेट को चलाने में बहुत दिक्कत हो रही थी। वैसे तो मैं कहता था कि मैं इसके ग्लोरी को कैसे भी करके वापस ले आऊँगा, लेकिन सच्चाई तो ये थी कि यहाँ पे एक दिन भी बिताना बहुत ज़्यादा टफ था और मैं इस स्ट्रगल को बहुत दिनों से इग्नोर करता आ रहा था। लेकिन अब जाके कोई अच्छा चेंज आया है। पहले ऐसे भी दिन होते थे जब हम किसी प्रॉब्लम को सॉल्व होने का वेट करते रहते थे और उस पर ही अटके रहते थे, लेकिन अब हम प्रॉब्लम को अच्छे से सॉल्व कर पाते हैं। ये सुनकर गुल सोचता है, हम ही नहीं हैं जो बेटर हो रहे हैं। मुझे पहले लगता था कि सेक्ट लीडर बिलीव करते हैं कि हम पहले से परफेक्ट हैं, लेकिन अगर मैं अभी के सेक्ट लीडर को देखूं तो वो भी अभी इंप्रूव करने का सोच रहे हैं। ये सच में एक रिलायबल सेक्ट लीडर है। फिर उनगम सेक्ट लीडर को कहता है, माउंट हुआ सेट के लीडर को उसके ग्लोरी को वापस लाना ही था। तो सेक्ट लीडर कहते हैं, हाँ ऐसा तो हो ही रहा है, लेकिन ये जो हो रहा है ये मेरे एफर्ट के कारण से नहीं हो रहा, ये तो हमारे डिसाइपल के हार्डवर्क के कारण से हो रहा है। फिर उनगम हैरान होकर सेक्ट लीडर से पूछता है, ये तो आपके ही एफर्ट से हो रहा है ना? तो सेक्ट लीडर कहते हैं, मुझे पता है कि मैं कहाँ पे लैग करता हूँ। अगर माउंट हुआ सेट खत्म होने के कगार पे नहीं रहता तो क्या मैं सेक्ट लीडर बन भी पाता? अगर मेरे सीनियर माउंट हुआ सेट को छोड़ के नहीं जाते तो आज मैं आराम से अपने बुक को पढ़ते हुए अपने बाकी के दिन बिता रहा होता। फिर उनगम कहता है, जब उन लोगों ने सेट को छोड़ा उसी समय से वो लोग सेक्ट लीडर बनने के काबिल नहीं थे। आप ही हो एक ट्रू सेक्ट लीडर माउंट हुआ सेट के। ये सुनकर सेक्ट लीडर थोड़ा खुश हो जाते हैं। उसके बाद सेक्ट लीडर उनगम से पूछते हैं, सेकंड क्लास डिसाइपल लोग क्या कर रहे हैं? तो उनगम कहता है, उन्होंने अपना ट्रेनिंग कंप्लीट कर लिया है और अब वो रेस्ट कर रहे हैं। लेकिन सेक्ट लीडर, मैं भी थोड़ा डरा हुआ हूँ। फिर सेक्ट लीडर उनगम से पूछते हैं, डरे हुए क्यों? क्या तुम्हें लगता है सेकंड क्लास डिसाइपल साउथर्न सेट वालों से नहीं जीत सकते? तो उनगम यहाँ पे थोड़ा सोच के कहता है, मैं भी उन पे बिलीव करता हूँ, लेकिन, और वो रुक जाता है। दोस्तों, कहीं ना कहीं उनगम को भी लग रहा होता है कि सेकंड क्लास डिसाइपल साउथर्न सेट के बच्चों से नहीं जीत सकते हैं। फिर सेक्ट लीडर उनगम से पूछते हैं, ठीक है, वैसे थर्ड क्लास डिसाइपल क्या कर रहे हैं? थर्ड क्लास डिसाइपल भी तो उस इवेंट में पार्टिसिपेट कर रहे हैं ना, उनका प्रिपरेशन कैसा चल रहा है? तो उनगम कहता है, वो बहुत ज़्यादा ही हार्ड ट्रेनिंग कर रहे हैं। और वो सोचता है, वो सिर्फ हार्ड ट्रेनिंग नहीं कर रहे हैं, बल्कि वो लोग हार्ड ट्रेनिंग से भी ऊपर लेवल का ट्रेनिंग कर रहे हैं। फिर वो सेक्ट लीडर को कहता है, लेकिन उन लोगों को सेक्ट में ज्वाइन हुए ज़्यादा दिन नहीं हुआ है, तो हम कह नहीं सकते हैं कि। तभी सेक्ट लीडर उनगम से पूछते हैं, तुम क्या करोगे अगर तुम्हारे सामने एक बहुत बड़ा माउंटेन हो और तुम्हें कहा जाए कि तुम्हें कैसे भी करके उसे पार करना है? अगर कोई दूसरा रास्ता होगा तो तुम
उस रास्ते से माउंटेन को पार कर सकते हो, या अगर तुम्हारे पास टाइम रहेगा तो तुम रेस्ट करके आराम से माउंटेन को क्लाइंब करके पार कर सकते हो। लेकिन तुम्हारे पास ऐसा कोई ऑप्शन दिया ही नहीं जाए तो तुम क्या करोगे? तो उनगम थोड़ा सोचता है और कहता है, मुझे लगता है कि मैं उसे पार नहीं कर पाऊंगा। फिर सेक्ट लीडर कहते हैं, इसका मतलब है तुम एक्सपीरियंस भी गेन नहीं कर पाओगे। अगर तुम एक्सपीरियंस गेन कर लिए होते तो अगली बार तुम माउंटेन को इजी से पार कर पाते। माउंट हुआ एंड साउथर्न ईस्ट कॉन्फ्रेंस शुरू से ही एक्सपीरियंस एक्सचेंज करने के लिए बना हुआ है। यहाँ पे ये इंपॉर्टेंट नहीं है कि तुम जीतो या हारो, इंपॉर्टेंट ये है कि कौन एक्सपीरियंस गेन कर सकता है और उसे यूज कर सकता है खुद को इंप्रूव करने के लिए। तो उनगम कहता है, आप सही कह रहे हो सेक्ट लीडर। उसके बाद सेक्ट लीडर कहते हैं, साउथर्न ईस्ट वाले आ रहे हैं, वो हमारे गेस्ट हैं, तो उनका अच्छे से ख्याल रखना। फिर उनगम कहता है, ठीक है सेक्ट लीडर, मैं उनका अच्छे से ख्याल रखूंगा। ऊपर से एल्डर हॉन्ग भी हमारी मदद कर रहे हैं, तो ज़्यादा इशू नहीं होगा। मुझे बस इस बात की चिंता है कि साउथर्न ईस्ट को पता न चल जाए कि हमारा एल्डर हॉन्ग से क्या रिलेशन है। तो सेक्ट लीडर कहते हैं, तुम इस बारे में इतना चिंता मत करो, मुझे पता है कि चीज़ें अच्छे से हो जाएगी। फिर उनगम कहता है, ठीक है सेक्ट लीडर, मैं समझ चुका हूँ। उसके बाद वो वहाँ से चला जाता है। फिर सेक्ट लीडर सोचते हैं, जीतना और हारना उतना इंपॉर्टेंट नहीं है, मैंने इस बारे में झूठ बोला था। हमारे पास अभी बस 7 प्लम ब्लॉसम्स और टेक्निक है, ये हमारे ग्लोरी को वापस लाने में उतना हेल्प नहीं कर सकता है। लेकिन अगर हमारे पास प्लम ब्लॉसम्स और टेक्निक होता तो ऐसा होने का थोड़ा चांस भी होता। अगले सीन में हम हुआओ मार्केट का सीन देखते हैं, जहाँ पे एक बंदा माउंटेन की तरफ देखते हुए बोलता है, क्या सच में पास्ट में माउंट हुआ सेट 10 ग्रेट सेट का पार्ट था? ये जिसने कहा होता है उस बंदे का नाम जोंग शिहॉन है, जो कि सेकंड क्लास डिसाइपल है साउथर्न ईस्ट सेट का। वो आगे कहता है, उस ग्रेट सेट के पास का विलेज इतना गंदा और छोटा कैसे हो सकता है? तो दूसरा साउथर्न ईस्ट सेट का बंदा कहता है, ये उसका पूरा अपोजिट है, ये विलेज ही बना है माउंट हुआ सेट के कारण से। माउंट हुआ सेट पास में बहुत ज़्यादा पावरफुल था, इतना पावरफुल कि उन्होंने एक विलेज बना दिया जिससे कि लोग माउंट हुआ सेट पे विजिट करने आ सके। ये जो बंदा बोल रहा होता है उस बंदे का नाम जिम गिमरियोंग है, जो कि सेकंड क्लास डिसाइपल है साउथर्न ईस्ट सेट का। फिर जोंग शिहॉन कहता है, अच्छा ऐसी बात है क्या? लेकिन माउंट हुआ सेट अब पूरी तरह से खत्म होने के कगार पे है। मुझे समझ में नहीं आता कि वो लोग इस इवेंट में पार्टिसिपेट ही क्यों कर रहे हैं। क्या फायदा होगा उनसे फाइट करके, जबकि वो इतने लो लेवल के हैं। इससे अच्छा है कि हम अपना प्रैक्टिस करते रहते हैं। तो जिन गिमरियोंग कहता है, हम इसीलिए ऐसा कर रहे हैं क्योंकि हमारे सेट के एल्डर ने ऐसा कहा है, उनके माइंड में कुछ ना कुछ तो चल रहा होगा। फिर जोंग शिहॉन कहता है, हाँ मुझे पता है, लेकिन ये करने का कोई फायदा नहीं है। कि तभी वो पीछे देखता है शॉन बेकली को और कहता है, चलो कोई ना, एक कारण तो है इस इवेंट को करने का, हमें उस ह्यूमिलेटेड बंदे का बदला भी तो लेना है। लेकिन शॉन बेकली उसकी बातों का कोई जवाब नहीं देता है। शॉन बेकली का कोई रिएक्शन न देकर जोंग शिहॉन सोचता है, इसने इस बार भी कोई रिएक्शन नहीं दिया है। उस एक्सीडेंट के बाद से ये ज़्यादातर शांति रहता है, कितना बोरिंग है ये। फिर वो जाते हुए कहता है, भाई लोग मैं कसम लेता हूँ, जो हमें 100 साल में पहली बार ह्यूमिलेशन मिला है, मैं उसे 100 गुना रिटर्न करूंगा। उसके बाद शॉन बेकली माउंटेन की तरफ देख के सोचता है, ये है माउंट हुआ सेट, पिछली बार मैं बिना किसी टेंशन के आया था, लेकिन इस बार सिचुएशन थोड़ा अलग है। जबकि मैंने माउंट हुआ सेट को देख लिया है, तो अब मुझे उस बंदे की याद आ रही है। हम पक्का एक शेर की गुफा में जा रहे हैं। तो दोस्तों, हमारा ये एपिसोड यहीं पे समाप्त हो चुका है। सो अगर तुम लोग को ये वीडियो पसंद आया हो तो चैनल को जरूर से सब्सक्राइब कर लेना, वीडियो को लाइक कर देना, एंड हाँ, कमेंट में जरूर बताना कि वीडियो कैसा था। एंड इन द लास्ट, थैंक्स फॉर वॉचिंग।